हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे एक और सैंपल पेपर क्लास 10 साइंस का। एग्जाम क्लोज है बेटा, तो जितने ज्यादा सॉल्व कर लो उतना ही बेटर है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बेटा डायग्राम मुझे एक दे रखी है और बोला गया इस डायग्राम में कौन सा मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज इलस्ट्रेटेड, कौन सा मेथड ऑफ जो प्रोपोगेशन है वो यहाँ पे बताया गया। तो साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे लेयरिंग जो है वो की गई है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ से देख के। नेक्स्ट देखो बेटा, ये तो आ गया है अमीबा के फूड जो लेता है वो इंजेक्शन वगैरह कैसे होती है। तो डायग्राम वर्ब रिप्रेजेंट ए स्टेप इन होलोजिक न्यूट्रिशन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। हमें पता है बेटा, पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये डायग्राम आपको एक दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो मुझे पता करनी है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स एंड ब्लड। बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एल्वियोली ऑफ द लंग्स एंड टिश्यू फ्लूइड, ये ठीक नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, जब सांस छोड़ते हो नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड कैपिलरीज, ये भी नहीं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपको डायग्राम दे रखी है, फिर बोला गया कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है यहाँ पे बताया गया। ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन एल्वियोली, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन, ठीक है। दो, तीसरा देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग डायरेक्टली इनटू प्लाज्मा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्लड सेल। फिर ऑप्शन था बेटा फर्स्ट और सेकंड, ऐसा तो नहीं दिया था। दूसरा भी नहीं है इसमें, सेकंड और थर्ड ये भी नहीं हो सकता। थर्ड एंड फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग डायरेक्टली इनटू प्लाज्मा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर से मुझे यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और फिर इस पर बेस जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। बेस्ड ऑन द पुनेट स्क्वायर अबव, जो ऊपर आपको डायग्राम दे रखी थी, क्या एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो रहती है F2 जनरेशन में, ठीक है। तो हमें पता है बेटा उसकी रेशियो क्या रहती है, 3:1 रहती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा, एक स्नेक है ईट ए फ्रॉग, कितना परसेंट ऑफ एनर्जी जो है वो फ्रॉग से ट्रांसफर होता है स्नेक में। हमें पता है बेटा 10% ला, 10% से ना ज्यादा ना कम। कौन सा फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो मुझे लगता है ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। सर्चन रीजन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ देखिए पहला सर्चन रीजन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द accumulation of non biodegradable toxicants in organism at each successive topic level। ये तो हमें पता है बेटा, हर टॉपिक लेवल पे accumulate होते रहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन लेड टू द मैक्सिमम accumulation of chemical in the top carnivorous, और जो सबसे ऊपर होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा होती है। तो दोनों बेटा ठीक है और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, phototropic curvature in plant shoot is a result of differential growth caused by the plant hormone। और इसका बेटा रीजन क्या है, on illumination oxygen जो है accumulate होता है more on the shaded side of the shoot promoting greater cell elongation there compared to the lit side। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इन ए फूड वेब, फूड वेब की बात करो, सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है एट ईच टॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। ये तो सबको पता है। विद द रिमेनिंग एनर्जी लॉस्ट एज हीट आर यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन क्रिटिकली व्हाई डज ओनली 10% ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड बिटवीन लेवल। सिर्फ 10% ही क्यों होता है, ठीक है। दूसरा, हाउ डज दिस लिमिटेशन इफेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक लेवल इन द मोस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फूड वेब में क्या होता है, सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है ना हर टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है एज हीट थ्रू मेटाबॉलिक बेस्ड, सॉरी थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसे बोलेंगे, क्योंकि बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना उसके उसके थ्रू बड़ी सारी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, सिर्फ 10% ही आगे जाती है। नेक्स्ट है बेटा,
जो लिमिटेड एनर्जी ट्रांसफर है वो रिस्ट्रिक्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक लेवल इन द मोस्ट इकोसिस्टम टू जनरेट 4 to 5। अब ये इसने बोला था कि कैसे ये लिमिटेशन इफेक्ट करेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक लेवल। इससे क्या रहता है बेटा, 10% लॉस है कि जो आपके टॉपिक लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ही बन पाते हैं, अदरवाइज क्या होगा, इनसफिशिएंट एनर्जी रह जाएगी बाकी टॉपिक लेवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन करिए कैसे ऑक्सीजन और जिबरेलिन रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गिविंग वन स्पेसिफिक एग्जांपल फॉर ईच। और दोनों के लिए एक एक एग्जांपल भी मुझे देना है। देखो बेटा, ऑक्सीजन जो है ना, ये यंग लीव्स और सीड्स में बनता है। इसमें सेल ये क्या करता है, सेल इलोंगेशन करता है, एपिकल डोमिनेंस और रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बाकी अगर जिबरेलिन, इसका काम क्या है बेटा, ये स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक एग्जांपल देनी है दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना और इंटरनोड इलोंगेशन, ये आप इसमें लिख सकते हो। एक बच्चा जो है उसने एक्सीडेंटली टच कर लिया एक हार्ट आयरन को और इमीडिएटली उसी टाइम विथड्रॉ देयर हैंड, अपने हाथ पीछे कर लिए विद इन ए स्प्लिट सेकेंड बिफोर देयर ब्रेन कॉन्शियसली रिएक्ट। एक्सप्लेन करिए दो साइकोलॉजिकल रीजन क्यों ये रिफ्लेक्सिव विथड्रॉ जो है वो इतनी जल्दी होता है, और डिस्कस करिए एक फायदा इस रिफ्लेक्स का। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट करिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग इट। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले दो साइकोलॉजिकल रीजन बताने हैं क्यों रिफ्लेक्सिव विड्रॉल जो है वो इतनी जल्दी क्यों होता है। इसका रीजन क्या है बेटा, सबसे पहले आपके जो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं स्पाइनल कार्ड में, इसलिए बड़ा फास्ट रहता है ये। और दूसरा बेटा क्या होता है, रैपिड कंडक्शन, सिग्नल बड़ी जल्दी ट्रांसफर होता है। ये इसके दो साइकोलॉजिकल रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, एक एडवांटेज बताइए इस रिफ्लेक्स आर का, बाय पासिंग दी ब्रेन। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा, ये हमें नुकसान होने से बचा लेता है। सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि ये क्विक एक्शन रहता है, फास्ट रहता है, तो ब्रेन जितनी देर में समझेगा, सिग्नल भेजेगा, उतनी देर तक नुकसान हो जाता है, इसलिए ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। नेक्स्ट बोला गया बेटा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट करिए। तो बेटा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है तो मरे हुए चीजों को खाता है, और पैरासिटिक में क्या होता है, वो किसी की बॉडी में रहेगा, जैसे आपकी वो जुएं होती है ना, लीच, किसी की उसमें रहेंगी, बॉडी में रहेंगी, और उन्हीं का खाना खाएंगी और उनकी बॉडी में वो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, रोल बताइए एड्रिनल ग्लैंड का और पैंक्रियाज का इन मेंटेनिंग बॉडी हेमोटोसिस इंक्लूडिंग वन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ईच एंड इट्स फंक्शन। तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो आपका स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म, और वो क्या करता है बेटा, रिलीज करेगा एड्रेनालाइन हार्मोन। ठीक है, जो क्या करता है, बॉडी को फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट था बेटा पैंक्रियास, पैंक्रिया क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, जो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, व्हाट हैपन व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू मैनी पीसेस। जब प्लेनेरिया जो है बड़े सारे टुकड़ों में कट जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, दूसरा बेटा ब्रायोफिलियम लीफ फॉल्स ऑन द वेट सॉइल, तो क्या होगा। और तीसरा है ऑन मैचुरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपिस बर्स्ट, तो क्या होगा अगर ये सब हो जाए। तो इसे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, जब प्लेनेरिया जो है गलती से बड़े सारे पीसेस में कट हो जाएगा तो क्या होगा, तो हर एक पीस जो है वो रीजनरेट करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। ब्रायोफिलियम लीफ फॉल्स ऑन द वेट सॉइल, अगर ये पड़ जाएंगे तो क्या होगा बेटा, जो बर्ड प्रेजेंट होंगे नॉचिस में लीफ के साथ साथ, वो डेवलप हो जाएंगे नए प्लांट्स में। तीसरा था बेटा मैचुरेशन पे स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट, तो ऐसा क्या होगा, जब अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो बेटा ये क्या करेगा, फिर बड़े सारे स्पोर्स को छोड़ देगा जो हवा से डिस्पर्स होंगे और नए हाइफी बनेंगे, जहां भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको एक फिगर जो है वो दे रखा है। ठीक है, फिगर पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फिगर ए टू डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ईयर। ये हमें क्या बताते हैं बेटा, टाइप ऑफ ईयर। लोव्स प्रेजेंट ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन, राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है,
आगे क्या पूछा गया, ये राहुल फादर है, ये राहुल है, राहुल की मदर, राहुल सिस्टर निशा, और ये आगे मुझे EF दे रखे हैं। Excited by his observation of different type of earlobes present in his family, राहुल ने सर्वे कंडक्ट किया। Type of earlobe found, figure E and F in his classmate. He found two type of earlobes in his classmate as per the frequency given below. मेल जो थे फ्री 36, अटैच कितने हैं 14, फीमेल में फ्री 31, अटैच कितने हैं 19। ठीक है, आगे अब इसे आगे बढ़ते हैं। On the basis of the above data, answer the following question. Which of the two characteristics, free earlobe or attached earlobe, appear to be dominant in this case, and why? Next beta, is this inheritance of the free earlobe linked with the sex of the individual? Give reason for your answer. What type of earlobe is present in father, mother Rahul and his sister Nisha? Write the genetic constitution of each of these family member, which explain the inheritance of the character in his family. Or Suresh parent have attached earlobes. What type of earlobe can be seen in Suresh and his sister Sia? Explaining by giving the genetical composition of all. ठीक है, अब इसे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों, which of the two characteristic, free earlobe or attached earlobe, appear to be dominant in this case and why? कौन सा डोमिनेट होगा बेटा? तो कोई भी डोमिनेट हो सकता है, कैपिटल एफ वाला भी हो सकता है, स्मॉल एफ वाला भी हो सकता है, इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है बेटा। ठीक है, इज दिस इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री लोब लिंक्ड विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल? बिल्कुल भी बेटा सेक्स का रिलेटेड नहीं है, दोनों होते हैं, जो डोमिनेट कर जाएगा वैसा ही बन जाएगा। What type of earlobe is present in father, mother, Rahul and his sister Nisha? Write the genetic constitution each of these family members, which explain the inheritance of the characteristic in this family. Gene for free earlobe is represented by F and gene for attached earlobe is represented small f for writing the genetic constitution. अब यहाँ देखो बेटा, करेक्ट जो रीजन है इसका, रिसेसिव ट्रेट जो है वो राहुल में प्रेजेंट है। कहाँ गया? व्हाट टाइप earlobe प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा? अब देखो राहुल के अंदर जो है वो रिसेसिव ट्रेट है राहुल के अंदर, तो पेरेंट जो है वो उसके हेटेरोजाइगस होंगे। आगे देखो बेटा, सुरेश पेरेंट जो है उन्होंने अटैच किया है, हैव अटैच्ड ईयरलोब्स, उनके अटैच्ड ईयरलोब्स हैं। किस तरह की ईयरलोब जो है वो सुरेश और उसकी सिस्टर सिया में देखे जाएंगे। एक्सप्लेन करिए जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑल। तो पेरेंट में बेटा अगर स्मॉल एफ है, अटैच्ड है, तो सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो भी स्मॉल एफ ही रहेंगे, अटैच्ड वाले रहेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। Given below are certain situation, analyze and describe its possible impact on a person. Testes of a male boy are not able to descend into scrotum during his embryonic development. Vas deferens of a man is plused. Prostate and semical vesicle are not functional. Egg is not fertilized in human female. Placenta does not attach to the uterus optimally. Possible impact, अच्छा इनका इम्पैक्ट करेगा वो बताना है। तो पहले बेटा इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन कर। तो यहाँ देखिए बेटा, पहले में अगर टेस्टिस जो है मेल बॉय के आर नॉट एबल टू डिसेंड इन स्क्रोटम एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, तो क्या होगा बेटा? इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, वेस्ट डिफरेंस ऑफ ए मेल इज सॉरी मैन इज प्लस्ड। अगर ऐसा हो जाएगा तो स्पर्म जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक, और जिससे क्या होगा? इनफर्टिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जो है वो फंक्शनल नहीं है, तो ये क्या करते हैं बेटा? फ्लूइड बनाते हैं जो आपकी स्पर्म की हेल्थ के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा होता है। ये तो वहां पे दिक्कत आएगी। एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा बेटा, तो क्या होगा? आपका एग जो है डिसइंटीग्रेट, टूट जाएगा और रीअब्सॉर्ब हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट अगर बेटा प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के साथ अटैच नहीं हुआ, तो क्या होगा? प्लेसेंटा अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा? कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है बेटा, और में पूछा है, डॉक्टर जो है उसने एडवाइस किया समीर को कि वो शुगर इनटेक अपनी डाइट में कम कर दे और रेगुलर एक्सरसाइज करे आफ्टर चेकिंग ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। विच डिसीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम? तो उसको कौन सी डिसीज है बेटा? ओबेसिटी, डायबिटीज। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज, वो इंसुलिन होता है। एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, और वो पैंक्रियास होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? Which hormone is present in the area of the rapid cell division in plant and which hormone inhibit the growth? कौन सा हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होता है बेटा रैपिड सेल डिवीजन में प्लांट के, और कौन सा हार्मोन जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है? तो ऑक्सिन जो होता है बेटा सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और
और जो एब्सिसिक एसिड होता है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसके साथ हमारी बायोलॉजी वाली सेक्शन यहाँ खत्म होती है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन पे। तो चलते हैं बच्चों सेक्शन बी पे, जो केमिस्ट्री पे बेस्ड है बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन 3 ऑक्साइड इज। एल्यूमिनियम और आयरन की रिएक्शन जो बैलेंस्ड है वो आपको लिखनी है। यहाँ देखो बेटा, एल्यूमिनियम प्लस फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम 2 है, O3 प्लस आयरन। यहाँ देखो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, 2 बराबर है, ऑक्सीजन 3 बराबर है, आयरन 2 बराबर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला गया बेटा, विच पेयर ऑफ सोल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विल प्रोड्यूस ए साल्ट दैट मेक द सोल्यूशन न्यूट्रल। तो सीधे सीधा बेटा ये पूछा गया आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, वो किस किस के बीच में होती है, एसिड और साल्ट के बीच में। तो HCl एक एसिड है और ये आपकी सॉरी एसिड और बेस के बीच में होती है, तो ये बेस है बेटा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा, विच पेयर ऑफ एलिमेंट फॉर्म ए सॉलिड एलॉय वेयर द लार्जर एटम ऑक्यूपाई द स्पेस इन बिटवीन द स्मॉलर वन। कॉपर और जिंक, आयरन कार्बन, गोल्ड सिल्वर, लेड एंड टिन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है बेटा आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एक एक करके बेटा पढ़ते हैं। दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। दे डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय 18U। तो इनमें से बेटा मुझे लग रहा है ऑप्शन बी जो है वही ठीक है ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि उनका जो ग्रुप होता है बेटा CH2 से डिफर करता है और थोड़ा बहुत चेंज रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसने पूछा गया, व्हाई डज कॉपर नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जो है आयरन को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाया। कॉपर इज लेस एक्टिव देन आयरन, कॉपर एंड आयरन हैव द सेम एक्टिविटी, कॉपर इज मोर एक्टिव देन आयरन, आयरन फॉर्म में स्ट्रॉन्गर सल्फेट बार। तो ऑब्वियसली बेटा कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसका मतलब कॉपर जो है वो लेस एक्टिव देन आयरन से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। When turmeric is exposed to a basic solution, what is observed and why? Turmeric turn red because its natural dye react with the alkali. Turmeric turn yellow because alkali do not react with it. Turmeric जो है वो blue color की हो जाएगी because it behave like litmus. Turmeric turn green due to the formation of new compound. बेटा ये फिनोमेना तो आपने घर में भी बड़ी बार देखा होगा कि मान लो जो टर्मरिक होता है बेटा उसका कलर रेड का हो जाता है। अगर आप उसको डिटर्जेंट से धोते हैं, सोप से धोते हैं घर में हल्दी वाला के दाग को, तो वो रेडिश कलर में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बोला गया क्वेश्चन नंबर 23, अ स्टूडेंट हीट ए ब्लू सबस्टेंस इन ए टेस्ट ट्यूब। एक बच्चे ने क्या किया, ब्लू कलर किसी सबस्टेंस को टेस्ट ट्यूब में हीट किया, इट टर्न ब्लैक, वो काले रंग का हो गया, एंड गैस इज लीज्ड, देन टर्न लाइम वाटर मिल्की, व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द सबस्टेंस एंड द रिएक्शन। आगे देखो बेटा, सबसे पहले ब्लू कलर का सबस्टेंस था कॉपर सल्फेट 5 टाइम वाटर, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड और गैस थी सल्फर डाइऑक्साइड। ब्लू कलर का सबस्टेंस कॉपर कार्बोनेट, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आ गया ब्लू कलर का बेटा कॉपर नाइट्रेट, ब्लैक CuO, गैस NO2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ब्लैक कॉपर और गैस H2। हमें पता है बेटा कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ये तो ठीक है। गैस जो है बेटा जो क्या करती है लाइम वाटर को मिल्की, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बी में ही आ रहा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो असर्शन रीजन है। असर्शन में बोला गया हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद ए सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर आप हाइड्रोकार्बन को हवा की सप्लाई थोड़ी कम दोगे, लिमिटेड दोगे, तो वो ब्लैक डस्ट को छोड़ेगा। रीजन, इन लिमिटेड ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। बेटा ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेटा, व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद PVC या रबर एंड नॉट विद मेटल। इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उन्हें PVC या फिर रबर के साथ क्यों कोट किया जाता है, मेटल के साथ क्यों नहीं किया जाता। देखो बेटा जो PVC या रबर जो है ना वो इंसुलेटर का काम करते हैं। वो क्या है, मेरे पास इंसुलेटर होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं बेटा 25। जो मेरे पास PVC है या फिर रबर है ये इंसुलेटर है। ठीक है,
इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, करंट जो है वो पास नहीं होता। तो ये क्या करेंगे, हमें शॉक से बचाएंगे, प्रिवेंट शॉक एंड शॉर्ट सर्किट, इनसे हमें ये बचा लेते हैं। मेटल के साथ क्यों नहीं करते, नॉट मेटल, क्योंकि मेटल जो है वो कंडक्ट करता है करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम मेटल से नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। एक कंपाउंड है एक्स जिसको इस्तेमाल किया गया बेकिंग में, फिर उसे हीट किया बेकिंग के टाइम पे और उसने गैस बनाई वाई, जिसने क्या किया, केक जो था वो राइज हुआ। ठीक है, द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर हीटिंग इज ए सॉलिड जेड, और फिर उसके बाद जो पीछे बच गया बेटा वो सॉलिड फॉर्म में क्या था, जेड था। एक्स वाई जेड को पहचानिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए इस रिएक्शन का, और फिर टाइप ऑफ रिएक्शन जो थी वो भी लिखिए। फिर आर में पूछा गया बेटा क्यों जो वॉशिंग सोडा होता है वो अपना क्रिस्टलाइन नेचर खो बैठता है जब उसे हवा में एक्सपोज किया जाए। व्हाट इज दिस फिनोमिना कॉल्ड, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, और उसका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखिए इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में जिसकी ये बात कर रहा है बेटा वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे 26 में जो हमने इस्तेमाल किया था बेटा वो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, और ये आ गया मेरे पास कार्बोनेट, इसी को इस्तेमाल किया जाता है ना। फॉर्मूला कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला लिख देते हैं। फिर आ गया वाई, वाई क्या था बेटा, प्रोड्यूस ए गैस वाई, इसने वाई गैस बनाई थी जिससे क्या हुआ था बेटा, जो केक था वो राइज हो गया था। तो गैस ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ गया CO2। उसके बाद में बोला उसने पीछे एक सॉलिड बच गया था, वो भी बताइए जेड। तो जेड जो पीछे बेटा सॉलिड बच जाता है वो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3, एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई हो गए। फिर बोला गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए इस रिएक्शन की। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आएगी बेटा, ये आ गया मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको बेटा हमने हीट किया तो इसमें से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये गैस निकलेगी, इस वजह से वो राइज करेगा आपका केक। ठीक है, अब इसकी बेटा बैलेंस भी करनी है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी मुझे लग रहा है सारा बैलेंस ही है। ठीक है, रिएक्शन भी आ गई। आगे बोला है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये बेटा हीट डिकम्पोजिशन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन लेते हैं। तो एक तरह की थर्मल डिकम्पोजिशन था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा और पार्ट में कुछ पूछा गया था, अब वो भी देखते हैं। वॉशिंग सोडा जो है वो अपने ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको क्यों लूज कर देता है जब उसे हवा में छोड़ा जाए, क्यों लूज करता है बेटा, वो एनहाइड्रस बन जाता है। ठीक है, और इस फिनोमेना का नाम रहता है एफ्लोरेंस, और इस फिनोमेना का नाम क्या वो भी बताइए, और इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी मुझे लिखनी है। तो केमिकल इक्वेशन क्या रहती है बेटा, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 मॉलिक्यूल रहते हैं पानी के। ठीक है, ये इसको लूज कर देगा ऑन एक्सपोज टू एयर, पीछे क्या बचेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, होता क्या है बेटा, जब इन्हें हवा में एक्सपोज करो तो ये अपने क्या करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या था वो भी मुझे पूछा गया था। तो इसका नाम होता है एफ्लोरेंस। ठीक है, EFFLORE सेंस, SCENCE, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना बेटा मीथेन का, इथीन का और इथाइन का। ठीक है, तो यहाँ देखिए मीथेन कार्बन 1 है बेटा, ये सेंटर में आएगा, हाइड्रोजन 4 है, इस तरह से बन जाएगा, आसान सा काम था, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, इथीन आ गया जिसमें कार्बन 2 आ गई। ठीक है, पहले हाइड्रोजन एडजस्ट करिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 है ना, तो 1 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। फिर आ गया इथाइन आ गया बेटा, ये कार्बन कार्बन आ गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगी,
एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये इसका आ गया स्ट्रक्चर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना था तो ऐसे डॉट बना देनी थी, उसमें इलेक्ट्रॉन की डॉट बना देनी थी, मैंने तो बॉन्ड्स बना दी सीधा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जो इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड गिव देम ए सॉर टेस्ट, जिसकी वजह से उसे सॉर टेस्ट मिलता है। जब ए जो है रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है बी। इस रिएक्शन को बेटा लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है एस्टर्स बनाने के लिए। इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कंपाउंड ए और बी को आइडेंटिफाई करिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए रिएक्शन बिटवीन ए एंड इथेनॉल, और फिर किस तरह की रिएक्शन होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बी। फिर और में बोला गया बेटा मेंशन वन मोर यूज ऑफ कंपाउंड ए अदर देन एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 28। तो सबसे पहले बेटा ए और बी को आइडेंटिफाई करिए। तो ये मेरे पास ए आ गया और ये मेरे पास बी आ गया। तो ए में आ गया बेटा इथेनोइक एसिड, क्या आ गया इथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या रहता है CH3COOH, ठीक है। बी में आ गया बेटा मेरे पास इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट जिसको आप एस्टर भी बोलते हो, ठीक है। और फॉर्मूला क्या रहेगा CH3COOC2H5। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी ए और इथेनॉल के बीच में, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा ये आ गया आपका बी पार्ट, ये आ गई रिएक्शन CH3COOH प्लस C2H5OH। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा इथाइल इथोनेट जिसको एस्टर बोलते हैं बेटा COOC2H5 और प्लस वाटर। फिर बोला गया बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बी। तो ये किस तरह की बेटा रिएक्शन थी, इसको क्या बोला जाता है बेटा एस्ट्रिफिकेशन बोला जाता है, एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आर पार्ट में। एक और यूज बताना था बेटा इस ए का, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड का एक और इस्तेमाल बताइए, ये आ गया आर वाला पार्ट। तो बेटा ये यूज क्या है इसका एज ए विनेगर, एज ए विनेगर इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा, जहां फिर सलाद की ड्रेसिंग में किया जाता है। और क्या लिख सकते हैं हम, अब आगे चलते हैं बेटा, विनेगर में इस्तेमाल होता है। अब आगे चलते हैं, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट और ग्लूकोज जो है और कॉमन कंपाउंड्स। सोडियम क्लोराइड इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, लेकिन ग्लूकोज नहीं करता। फिर क्वेश्चन पूछेगी स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन NaCl एंड ग्लूकोज, किस तरह की बॉन्डिंग रहती है दोनों में। व्हाई डज NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन ग्लूकोज क्यों नहीं करता। क्यों NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्लूकोज से ज्यादा है। क्लासिफाई करिए सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज को, क्या इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। फिर अरेंजमेंट ऑफ आयंस बताना था सॉलिड NaCl में। फिर आर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आइए बेटा इन्हें एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहले बेटा बॉन्डिंग पूछी गई थी NaCl और ग्लूकोज के बीच में। अब यहाँ देखो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट ए। बॉन्डिंग पूछेगी बेटा, तो सबसे पहले NaCl कौन सी होती है बेटा आयनिक बॉन्ड, इसमें आयनिक बॉन्ड रहता है। और जो आ गया बेटा ग्लूकोज, इसमें रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वाटर में लेकिन ग्लूकोज नहीं करता, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है बेटा, इट फॉर्म्स आयंस। ये आयन बना लेगा वाटर में और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ग्लूकोज नहीं बना पाता, वो नहीं करेगा। क्लियर है। वाई NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों है, क्योंकि बेटा उसमें आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये मैं लिख देता हूँ, आयनिक बॉन्ड जो होती है ये क्या होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है। तो जो एटम्स के पीछे फोर्स है बेटा बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। क्लासिफाई करिए इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है।
तो यहाँ देखो बेटा, जो मेरे पास NaCl है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा था बेटा ग्लूकोज, ये आ गया मेरे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटा अरेंजमेंट बना था आयंस का इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेटा डायग्राम जो है इसकी वो होता है लैटिस या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो आप खुद बना लीजिएगा। आर पार्ट में क्या बोला गया, दो एलिमेंट एक्स एंड वाई, ये कंबाइन हुए तो कंपाउंड बन गया XY2। एक्स के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वाई जो है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन दीजिए, आइडेंटिफाई करिए एक्स और वाई को, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा XY2 का, किस तरह की बॉन्डिंग रहेगी, और दो प्रॉपर्टी बताइए XY2 की बेस्ड ऑन इट्स बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखिए, और पार्ट में पहले पूछा गया एलिमेंट एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो ए पार्ट में देखो एक्स जो है बेटा वो आपका मैग्नीशियम है, Mg मैग्नीशियम, और वाई है बेटा आपका क्लोरीन, Cl क्लोरीन। इसके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है। आगे बेटा आइडेंटिफाई करिए एलिमेंट एक्स एंड वाई, हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ X/2। अब बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मैग्नीशियम का और क्लोरीन का। मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पे 2, अच्छा क्लोरीन 2 यूज होंगे, मैग्नीशियम मेरे पास 1 ही यूज होगा। तो यहाँ देखो बेटा ये मैग्नीशियम है, क्लोरीन मेरे पास 2 यूज होंगे, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके पास 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा एक इसको दे देगा, तो दोनों के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ बॉन्डिंग, किस तरह की बेटा बॉन्ड बनेगी, तो ऑब्वियसली बेटा आयनिक बॉन्ड बनेगी, आयनिक बॉन्ड। और फिर बोला गया बेटा गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ XY2, 2 प्रॉपर्टीज बताइए बेस्ड ऑन इट्स बॉन्डिंग, इसकी बॉन्डिंग पर बेस्ड 2 प्रॉपर्टी बताइए। अब देखो बेटा आयनिक बॉन्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा, ये 2 प्रॉपर्टी अब लिख दीजिएगा, इससे भी काम चल जाएगा। इसके साथ बेटा ये सेक्शन केमिस्ट्री वाली ये भी पूरी होती है। अब चलते हैं बेटा सेक्शन सी जिसमें फिजिक्स पूछी गई है। तो चलते हैं बच्चों सेक्शन सी पे जिसमें फिजिक्स पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम हमें दे रखी है, आपके सामने बेटा एक कनकेव मिरर है, वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जब भी बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया मैंने, पोल बोलेंगे इसको, पोल के बीच में होता है, तो हमारी जो इमेज बनती है बेटा वो यहाँ पे बनेगी राइट साइड पे। कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, और उसका साइज इससे बड़ा रहता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक एक करके बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आपको आंसर देते हैं। तो सबसे पहले बोला गया बेटा फॉर द डायग्राम शो, डायग्राम हमने देख लिया बेटा। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन रूल, न्यू कार्टेशियन रूल के मुताबिक साइन कन्वेंशन, अभी द मैग्निफिकेशन द इमेज फाउंड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन है बेटा उसकी क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी। अब यहाँ देखो मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे बोला गया साइन उसका पॉजिटिव आएगा और वैल्यू जो है लेस देन 1 रहेगी। अब यहाँ देखो बेटा इसमें जो इमेज बनती है हमारी वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल के लिए बेटा जो साइन रहता है हमारा वो पॉजिटिव रहता है मैग्निफिकेशन का, रियल के लिए नेगेटिव रहता है। एक चीज क्लियर होगी। अब आगे देखिए साइन जो है वो पॉजिटिव और वैल्यू मोर देन 1, अच्छा यहाँ पे वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो यहाँ पे बेटा मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेटा वर्चुअल जो इमेज होती है वो बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो छोटी रहती है। तो ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, दोनों को डिवाइड करो तो आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A student places a magnetic compass at different point around a current carrying straight conductor and observes the deflection of the needle. At one position, the compass needle shows no deflection. What can be inferred about the position of the compass related to the wire? एक जगह पे रखने पे बेटा नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है। Compass is placed above the wire. Compass is placed directly below the wire. Compass is placed along the axis of the wire. Compass is placed in the plane perpendicular to the wire. अब यहाँ देखो बेटा इसमें से जो सही ऑप्शन है कंपास इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर, अगर आप उसको पैरेलल रख देते हो
तो फिर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इसका क्या आएगा बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, assertion and reason. Sun appear reddish at the time of sunrise and sunset. बिल्कुल ठीक है। Distance traveled by the sunlight in the atmosphere is lesser during sunrise and sunset as compared to the noon. ये बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसका assertion ठीक है, रीजन इसका गलत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person can't see clearly object beyond a distance of 1.5 मीटर। 1.5 मीटर के बाद में उसको साफ नहीं दिख रहा। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। कौन से बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन से वो सफर करता है। व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। वो पावर ऑफ लेंस क्या रहेगी वो मुझे पूछी गई है। नेक्स्ट बेटा, ऑब्जेक्ट जो है हाइट h का, उसे रखा गया पॉइंट P पे इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ये कनकेव मिरर है। हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इज h डैश। जो इमेज की हाइट है बेटा वो h डैश है। इन द डायग्राम F इज अ फोकस, ये फोकस है बेटा, एंड C इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। फिर यहाँ पे बोला गया इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड एट पॉइंट C, will the height of the image now produced be less than, equals to or greater than h dash, give reason for your answer। ठीक है, तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले करते हैं 33 का पार्ट 1। एक बंदा जो है उसको 1.5 मीटर से दूर नहीं दिख रहा, मतलब दूर की नजर उसकी खराब है ना। तो ये 33 का पार्ट 1। तो उसको कौन सा डिफेक्ट है बेटा, उसको नजदीक का तो साफ दिख रहा है, उसको मायोपिया से वो सफरिंग है। ठीक है, मायोपिया या फिर बोलेंगे शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, ये काम हो गया। आगे बोला गया बेटा नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन इज सफरिंग फ्रॉम, व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस एंड यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। अब देखो बेटा यहाँ पे जो लेंस यूज होता है मायोपिया को ठीक करने के लिए वो होता है कनकेव लेंस। ठीक है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको याद हो बेटा तो वो नेगेटिव होती है। ठीक है जी, पावर ऑफ लेंस पूछा गया था बेटा, क्या होता है 1/f अगर मीटर में दिया हो, है ना। तो यहां से बेटा यहाँ पे देखिए ये मुझे फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 है ना, ये तो आएगा 1/-1.5 आएगा। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.67 डी डायोप्टर, ये आएगी मेरे पास नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस यूज होगा उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो इतनी पावर का लेंस मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा उसने बोला कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, वो यहीं पे बनती है, और इमेज की हाइट कैसी रहेगी। अब देखो बेटा मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट दोनों बराबर रहती है। तो मेरा जो h होगा विल द हाइट ऑफ द इमेज नाउ प्रोड्यूस बी लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन h डैश। तो यहाँ पे मुझे पूछा गया था कि बेटा अगर मैं इसको पीछे ले आऊं तो हाइट ऑब्जेक्ट बढ़ती जाएगी छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है ये पीछे इधर फलना होता है, यहाँ पे बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हाइट हो जाएगी, ये और आगे जाएगा तो हाइट जो है वो छोटी होना शुरू होती है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट था ना वो बड़ा था, यहाँ पे h डैश जो है वो इसके कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, फिर आगे जाएगा और छोटा होता जाएगा, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा एक सिक्योरिटी मिरर है यूज्ड इन ए बिग शोरूम, उसे शोरूम में इस्तेमाल करने के लगाया गया, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रखा है। कस्टमर जो है वो कितनी दूर खड़ा है बेटा 16 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, कैश काउंटर से 16 मीटर की दूरी पे खड़ा है। पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय द सिक्योरिटी मिरर। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले सिक्योरिटी मिरर जो होते हैं बेटा कौन से होते हैं, मेरे पास कन्वेक्स मिरर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर है बेटा, यहाँ पे मुझे क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 4 मीटर। तो फोकस जब फोकल लेंथ कितना होता है r/2, वो बन जाएगा बेटा 4/2 करूंगा तो 2 मीटर। फोकल लेंथ मेरे पास आ गई। उसके अलावा बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कितना है 16, तो u तो हमेशा क्या आता है नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो बेटा मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब आगे चलते हैं 1/u ये बनेगा -1/16 प्लस 1/v। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये आएगा फोकल लेंथ। अब देखो ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये बनेगा -1/2। ठीक है बेटा, ये आगे चलते हैं बेटा, ये उठ के जाएगा यहाँ पे
तो ये बनेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/16 माइनस 1/2 हो गया। तो ये बन जाएगा बेटा 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे 16, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, ये आएगा -8, नेगेटिव आ गया। मैं यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ। हाँ, इसका फोकस उसकी लेफ्ट, हाँ सॉरी सॉरी, इसका फोकस बेटा पॉजिटिव होता है, मैंने नेगेटिव लिख दिया, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ भेजूंगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 16, 1 और 8, ये बनेगा बेटा 9/16 करके। तो मेरे पास v कितना बनेगा 16/9, तो ये बनेगा 1.78 मीटर। ठीक है, अब v मेरा पॉजिटिव आया तो मतलब राइट साइड पे बनेगा ये, और ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज है, वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी 1.78 मीटर के। ठीक है, और इसमें मुझे पता है बेटा मेरी जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, क्लियर बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर के सामने रखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया बेटा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ, अब देखो बेटा एक कनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो आएगी -10 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस तो पहले बेटा फाइंड कर लेते हैं 1/u, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे देखो 1/v क्या बन जाएगा 1/f माइनस 1/u आ गया। अब ये आ गया बेटा 1/v इज इक्वल्स टू -1/10, और u माइनस का बेटा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 30, 3 से जाएगा -3 +2, तो ये आ गया 1/v, तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा -1/30, तो v कितना आ गया मेरे पास -30 सेंटीमीटर। तो ये पूछा गया था इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वो कितना है बेटा -30 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा v नेगेटिव है तो मतलब लेफ्ट साइड बना है, तो कनकेव मिरर के केस में लेफ्ट साइड में कौन सी बनती है, रियल इमेज, ये भी याद रखिएगा। आगे मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन m की होती है बेटा -v/u, तो बन गया -v कितना आ गया मेरे पास -30 डिवाइडेड बाय u माइनस का 15, तो m आ गया बेटा 30 बाय -15, 2 से कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा -2। तो नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे रियल इमेज बनी, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा बेटा 2 का मतलब जो मेरा इमेज का हाइट है वो ट्वाइस है बेटा साइज में एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, कि जो इमेज है यहाँ लिख देता हूँ, वो 2 टाइम है ऑब्जेक्ट की हाइट से, इमेज का हाइट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या क्या पूछा बेटा, क्या इमेज जो है वो रियल है वर्चुअल, बता दिया आपको, इरेक्ट है या इन्वर्टेड, देखो बेटा रियल बन रही है तो ये बेटा हमेशा कैसे रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। लार्जर और स्मॉलर, तो लार्जर अभी बता दिया बेटा ये ट्वाइस है इससे। ठीक है, क्लियर है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है बेटा, कि किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसके ऐसा यूनिट लिखिए। फिर न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रिक केटल है बेटा 2 किलोवाट आवर की, सॉरी 2 किलोवाट की इज यूज्ड फॉर 2 आवर, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई किलोवाट आवर में और जूल्स में, इसको बनाना बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था बेटा। तो एक एक करके इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट ए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन पहले लिखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पावर मतलब रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे लिख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये ट्रांसफर्ड, ऐसे लिख लीजिए, किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम। रेट लिखा तो पर यूनिट टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी चलो अगर आपको डाउट है तो लिख लेना बेटा। रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसके एसआई यूनिट्स क्या थे, एसआई यूनिट्स वो होते हैं बेटा किलोवाट, सॉरी वाट में होते हैं, वो तो बड़ा यूनिट होता है,
पावर के यूनिट वाट में होते हैं। अब यहाँ पे बी पार्ट में बोला गया बेटा इलेक्ट्रिक केटल है मेरे पास, तो यहाँ पे 2 किलोवाट, और इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एनर्जी किसका होती है बेटा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे पावर दे रखी है बेटा किलोवाट में, टाइम आवर्स में दे रखा है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। तो ये पावर कितनी थी, यहाँ पे 2 किलोवाट था, तो बोलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4 किलोवाट पर आवर। अगर बोला गया जूल्स में कन्वर्ट करिए तो कैसे निकालेंगे बेटा, किलोवाट को वाट में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आवर्स को सेकंड्स में करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं पूरा तो ये बन जाता है बेटा 1.44 इंटू 10⁻⁷ जूल्स। जीरो में लगा लेंगे, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा बेटा एक डिजिट के पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, 36 इंटू 4 करेंगे तो 144 आएगा ना, तो यहाँ पे कितने हैं, 5 है जीरो, तो 10 की बार 5 आएगा, पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो 2 पॉइंट और शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी, वो 7 हो जाएगी। ये भी हो गया क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय अनन्या। अनन्या जो है एक लेंस इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है बेटा 8 सेंटीमीटर, लेबोरेटरी में एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 22 सेंटीमीटर। उसका जो लीस्ट डिस्टेंस है बेटा डिस्टिंक्ट विजन का, मतलब जहां तक उसको क्लियरली दिख जाता है, वो 22 सेंटीमीटर का है। किस तरह का लेंस वो इस्तेमाल करिए। अब देखो बेटा ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। अगर लेंस का पूछे 37 का पार्ट 1, तो ये आ गया बेटा कन्वेक्स लेंस। क्लियर। शी कीप्स ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई एंड ट्राइज टू रीड। उसने 16 सेंटीमीटर दूर बुक रखी आंखों से और पढ़ने की कोशिश की। शी इज हाउएवर अनेबल टू रीड, वो पढ़ नहीं पाई। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो उसका रीजन क्या है बेटा, कि उसका जो नियर पॉइंट है या लीस्ट, ये लीस्ट डिस्टेंस विजन जो है उसका, ये आ गया बेटा लीस्ट डिस्टेंस जो है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अनन्या, वो कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर। यहां तक उसको क्लियरली दिखता है, उससे थोड़ा भी कम हो जाएगा तो उसको क्लियर नहीं दिखेगा। उसने 16 सेंटीमीटर पे रखा है इसलिए उसको क्लियर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बेटा, एक ग्रुप है क्लास 10 स्टूडेंट का, उन्हें डिजाइन किया एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम फॉर देयर साइंस एग्जीबिशन। देयर एम वाज टू मेक द स्ट्रीट लाइट वर्क मोर एफिशिएंटली बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या पूछा गया, दे यूज्ड ए कनकेव मिरर, उन्होंने कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया बिहाइंड द बल्ब, बल्ब के पीछे, टू रिफ्लेक्ट एंड फोकस द लाइट रेज फॉरवर्ड इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस ऑन द रोड विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। To spread the light evenly across the street, they also fitted a convex lens in front of the light source। तो उन्होंने क्या किया, लाइट को फैलाने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर लिया। लेंस रिफ्रैक्टेड द कन्वर्स लाइट रे allowing the beam to cover a wider area. To test their system, they experimented with different mirror types, plane, convex, concave, and lens type, observing the light pattern and brightness at different distance and angle. This has not only made their street light brighter and more energy efficient, but also helped them apply their classroom knowledge to the real world solution. What type of image is found by concave mirror when an object is placed at its focus? तो बेटा किस तरह की इमेज बनती है कनकेव मिरर की जब आप ऑब्जेक्ट को उस पे फोकस पे रखते हो। ये बोलोगे ना, हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे बल्ब है उसको फोकस पे रखा तो किस तरह की बनेगी बेटा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट को या बल्ब को फोकस पे रखोगे तो कनकेव मिरर जो है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा। उससे क्या होगी, इनहांस करेगी ब्राइटनेस। तो ये क्या करेगा बेटा, पैरेलल, यहाँ लिखते हैं पैरेलल, यहाँ लिख देता हूँ बीम ऑफ लाइट बनाएगा। उससे क्या होगा, इनहांस होगी ब्राइटनेस। आप लिख लीजिएगा साथ साथ में। कहता है इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर इन टू ए ग्लास लेंस एट ए एंगल इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड। तो इसको बेटा रिफ्रैक्शन कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। एक, व्हाई डज द बेंडिंग अकर, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है वो चेंज होती है, तो इसको बोलेंगे बेटा चेंज इन स्पीड। तो लाइट की स्पीड बदल जाएगी
मीडियम चेंज होगा उस वजह से बेंडिंग होती है। कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा सुटेबल रहेगा फोकस करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए लाइट को एफिशिएंटली इन द स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग? तो यहाँ देखो बेटा, कनकेव मिरर जो है वो कौन सा काम करता है आपका? कनकेव मिरर का काम होता है फोकस करना, और जो कन्वेक्स लेंस है उसका काम होता है बेटा स्प्रेड करना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए रहेगा, कनकेव मिरर बस कन्वेक्स लेंस, ये ठीक रहेगा। एक क्या करेगा बेटा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, दूसरा उसको स्प्रेड कर देगा वहां से। नेक्स्ट बेटा, आर में पूछा गया था, in their experiment the student noticed that using a concave mirror alone made the light very intense at one point. How does adding a convex lens help distribute the light more effectively? तो बेटा concave mirror तो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेगा, और कन्वेक्स लेंस क्या करेगा हमारा, वहां से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्ज का काम करता है, तो उस पॉइंट से उठा के लाइट को फैला देगा। तो इस तरह से मोर इफेक्टिवली काम करेगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। दो फायदे लिखिए आप यूजिंग ए सीरीज सर्किट इन होम। सीरीज में लगाने के क्या फायदे होते हैं, दो लिखिए। एक हो गया, उसके आगे बोला गया, सॉरी डिसएडवांटेज है, मैंने एडवांटेज पढ़ लिया। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है वो पता करिए। उसके बाद में कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज 120 वोल्ट। तो पावर फाइंड करनी है। फिर और में पूछा गया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किन पे डिपेंड करती है, और फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल पे कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले दो डिसएडवांटेजेस पूछे गए थे सीरीज के। तो पहला देखिए बेटा, अगर सीरीज में क्या, अगर एक अप्लायंसेस जो है आपका, एक भी कोई डिवाइस जो है, इफ वन डिवाइस, ये आपका जो अप्लायंसेस लिखिए, वो फेल हो जाता है, तो पूरे का पूरा जो सर्किट है, एंटायर सर्किट ब्रेक्स, वहीं पे रुक जाएगा, आगे लाइट नहीं जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान है ये। दूसरा क्या रहता है बेटा, इसमें सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है, सेम नहीं रहती। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किसी को ज्यादा मिलेगी किसी को कम मिलेगी वोल्टेज, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये आ गया बी वाले में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड करना है। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि दोनों में सेम करंट जाएगा, ये दोनों भी सीरीज में है, दोनों में सेम करंट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 10। तो इनके बदले में एक रेजिस्टेंस लगेगा ऐसे, इसके बदले में एक लगेगा, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो मतलब 1/10, 1/15 और 1/6। एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 5 आ गया, 5 2 7 3 10। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1/r पैरेलल 10/30, ये कटेगा तो 1/3, तो रेजिस्टेंस पैरेलल कितना आ गया 3 ओम। तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का गया। फिर बोला गया बेटा पावर कितनी कंज्यूम होगी वो मुझे बताइए। तो पावर का फॉर्मूला बेटा, अगर मेरे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है तो v स्क्वायर अपॉन r। v वोल्टेज कितना है 120 का, हाँ 120 का है, तो 120 का स्क्वायर मतलब 120 मल्टीप्लाई 120, और रेजिस्टेंस आ गया 3, ये 40 से कैंसिल हो जाएगा, 4800। ठीक है, इतने वाट पावर होगी। अब चलते हैं बेटा इसके और पार्ट पे। तो और पार्ट में देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है पहले वो पूछा गया, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, और किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। फिर न्यूमेरिकल था बेटा, एक कॉपर वायर है, एक नाइक्रोम की वायर है, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी दोनों की मुझे दे रखी है, रेजिस्टेंस फाइंड करना था दोनों वायर का, अगर दोनों की लेंथ जो है एक की 1.5 मीटर है, तो सॉरी लेंथ 1.5 और एरिया 0.5 mm स्क्वायर का है। फिर बोला गया कौन सी वायर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी जब सेम करंट दोनों में से पास हो करेगा, और फिर अबव ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक्सप्लेन करिए क्यों नाइक्रोम जो है ज्यादा सुटेबल है आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल हीटर। अब यहाँ देखो बेटा, ए पार्ट में तो डेफिनेशन लिखनी थी, बी पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा मुझे रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखिए, रो एल अपॉन ए। अब ये आ गया बेटा कॉपर, पहले कॉपर का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर है ना पहले, हाँ इसी का फाइंड करते हैं।
इसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। और मैंने देखा बेटा रेजिस्टिविटी पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल पूछा भी जा रहा है। उसके बाद में बेटा लेंथ है 1.5, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया 0.5 mm², तो ये बन जाएगा बेटा 0.5। इसको बेटा मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। आगे चलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। अब यहाँ देखो ये 6 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 रह जाएगी, इसको मैं अलग कर देता हूँ 10⁻⁻2। इनके पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा, ये बनेगा 16/10, 15/10 और 5/10। एक 10 तो कटेगा, एक 10 बचेगा, तो ये बन गया बेटा 16 × 15 ऐसे बनेगा 5 × 10, और साथ में ये आएगा। अब 5 3 जा कैंसिल, 16 3 जा कितना हो गया 48, तो ये बनेगा 48, 10 एक और आ गया -3, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा या नीचे ले आऊं, मैं नीचे ले आऊं तो बनेगा 10⁻+3, ठीक है, बन गया 1000। तो ये बन जाएगा बेटा 0.048 ओम। इस तरह से निकालना है, तो ये डीप कैलकुलेशन है, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट बेटा नाइक्रोम वायर है, एन लिख लेते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है 1.1 10⁻⁻6, और लेंथ 1.5 है, ये 1.5 रहेगी, और डिवाइड में 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। यहाँ पे तो बेटा सीधे सीधे कट गया, ये तो और आसान हो गया मेरे लिए। अब नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है 1 1 15, ये 5 और एक ही 10 बचेगा, 3 से कैंसिल, 33/10, तो ये बन गया 3.3 ओम। एक हो गया बेटा। दूसरा बोलेगा कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। देखो रेजिस्टेंस जो है नाइक्रोम का ज्यादा है, कॉपर का कम है, तो रेजिस्टेंस जो है वो, सॉरी ये जो कॉपर है, कॉपर प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस, ये ज्यादा, सॉरी मोर हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों नाइक्रोम करेगा, कॉपर क्यों लिख रहा हूँ, नाइक्रोम करेगा। नाइक्रोम ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो फिर बोला गया कि इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए नाइक्रोम क्यों इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, वो ज्यादा हीट पैदा करेगा। यही आपने इसका रीजन दिया, ठीक है। इसके साथ बेटा हमारा ये जो सैंपल पेपर था यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।